पंच में। साथ ही जिस अगली खबर का रुख करेंगे वो है हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद। एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी लगातार महाराष्ट्र में जारी है। कौन है इस गुंडागर्दी के पीछे, बताएंगे आपको इसका सच। और आखिर में बात होगी कर्नाटक सरकार की। अनुसूचित जाति जनगणना पर लगातार कई विवाद खड़े हो रहे हैं, लापरवाही बढ़ती जा रही है, गैर जिम्मेदाराना हरकत हो रही है, जिस पर कर्नाटक सरकार अब सख्ती से निपटती हुई नजर आएगी। बताएंगे आपको क्या है ये पूरा मामला, सिर्फ और सिर्फ न्यूज पंच में। तो जिस पहली खबर पर हम रुख करने वाले हैं, यह है अंतरराष्ट्रीय जगत से, जिससे बदल सकता है वैश्विक समीकरण, वैश्विक परिदृश्य। और यह खबर है रूस से जुड़ी हुई, तालिबान से जुड़ी हुई। रूस दुनिया का पहला देश अब बन चुका है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। रूस के इस रुख ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। अब तक आपको बता दें कि किसी भी देश ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी थी। तालिबान नेताओं ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। अब सवाल ये बड़ा उठता है कि रूस तालिबान को मान्यता देकर आखिर चाहता क्यों है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इसके पीछे क्या रणनीति है। तालिबान जिस संगठन से निकला है, आपको बता दें, उसका गठन ही रूस का विरोध करने के लिए कभी किया गया था। कभी अमेरिका ने रूस को बाहर करने के लिए अफगान मुजाहिदीन का सहयोग किया था। अब पुतिन एक बार फिर से अफगानिस्तान के रास्ते में सेंट्रल एशिया में रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में तालिबान सत्ता में आई थी। तो इससे किस तरीके से वैश्विक परिदृश्य बदलेगा, वैश्विक समीकरण बदलेगा, क्यों रूस इस तरीके की औपचारिक मान्यता तालिबान को दे रहा है, क्या है रूस की इसके पीछे की मंशा। आइए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाते हैं कि तालिबान सरकार को रूस की मान्यता आखिरकार क्यों मिली है। तालिबान सरकार को रूस की मान्यता इसलिए मिली है क्योंकि रूस की कई इच्छाएं हैं जो वो तालिबान सरकार से पूरी करना चाहती है, और वो चाहे फिर राजनीति से जुड़ी हो या व्यापारिक हो। तो रूस ने औपचारिक रूप से तालिबान को मान्यता दे दी है। और आपको बता दें कि अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने तालिबान को इस तरीके की औपचारिक मान्यता दी है। आधिकारिक मान्यता देने वाला अब रूस पहला देश बन चुका है। वैश्विक राजनीति के हिसाब से देखें, परिदृश्य के हिसाब से देखें, समीकरण के हिसाब से देखें, तो इसको एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जिस पे अंतरराष्ट्रीय जगत की नजर इस समय बैठी हुई है कि क्यों रूस ने तालिबान को औपचारिक मान्यता दे दी है। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में आपको बता दें कि अगस्त 2021 से तालिबान सत्ता में आई थी अफगानिस्तान में। जब अमेरिका वहां से हटा था तो तालिबान सत्ता में आई थी, और उसके बाद से तालिबान सत्ता में बरकरार है, और अब रूस ने उसको मान्यता दे दी है। आगे बढ़ते हैं। रूस ने औपचारिक रूप से अब मान्यता दे दी है, तो अब इससे क्या क्या समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, और रूस की तालिबान सरकार को इस तरीके की मान्यता देने के पीछे आखिरकार मंशा क्या है, क्या वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस वो ढूंढ रहा है इस समय तालिबान में, ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको बता दें कि अफगान राजदूत गुल हसन को किया है स्वीकार रूस ने, और साथ ही साथ हमने देखा है कि किस तरीके की सोशल मीडिया पे देखें तो ये तस्वीरें भी साझा की गई हैं जहां रूस और अफगान के जो मंत्री हैं वो एक साथ बैठ रहे हैं, और साथ ही साथ रूस तालिबान को मान्यता दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अफगान के विदेश मंत्री ने इस पर क्या बयान दिया है। इसको बड़ी उपलब्धि बताया गया है। काबुल में आमिर खान मुताकी ने इसको कबूल किया है कि इस तरीके की रूस ने उन्हें मान्यता दे दी है, जिसके बाद उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की है। रूसी राजदूत आपको बता दें दिमित्री जिरनेव ने इस फैसले की जानकारी दी है। इसके बाद विदेश मंत्री मुताकी ने बताया है कि रूस का ये एक साहसिक फैसला है, और इससे आने वाले समय में दूसरे देश भी कहीं ना कहीं मिसाल जो है ये आज कायम कर दी है रूस ने। सकारात्मक संबंधों, पारस्परिक सम्मान और भागीदारी का अब दौर, नया अध्याय जो शुरू हुआ है रूस और तालिबान के बीच में,
वो शुरू होने वाला है। अन्य देशों के लिए ये एक मिसाल बनेगा, एक उदाहरण बनेगा और बदलाव की एक नई बयार जो रूस और तालिबान के बीच शुरू हुई है वो देखने को मिलेगी आने वाले समय में। अफगान के विदेश मंत्री जो हैं बेहद ही सकारात्मक नजर आ रहे हैं, बेहद ही हर्षोल्लास के साथ नजर आ रहे हैं और दिख रहा है कि रूस और तालिबान के बीच की नजदीकी ये साफ साफ पर दर्शा रही है कि रूस के पीछे की एक बड़ी मंशा जरूर है। आइए अब अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं और जानते हैं उनसे ताजा जानकारी और इसके समीकरण। जैसिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। जैसिका, मैं आपसे जानना चाहूंगी, रूस की इस तरीके की औपचारिक मान्यता देने से आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय जगत पर क्या फर्क पड़ेगा और रूस की इसके पीछे की मंशा क्या है? आखिरकार रूस को इससे क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, ये एक बहुत ही अहम खबर है। जैसे कि आपने बताया थोड़ी देर पहले कि रशिया जो है, जिसकी बात की जाए, और तालिबान का संबंध कोई नया संबंध नहीं है। ये संबंध, जैसे कि हमें बताया जा रहा है, 2018 में भी शुरू हो गया था, जब काफ़ी सारे तालिबान ऑफिशियल्स रशिया भी गए थे। और ये भी एक मानने वाली बात है कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिस पे बहुत सारे सैंक्शंस भी लगे हुए हैं, खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में काफ़ी पिछले समय में पॉवर्टी रिडक्शन, जहाँ आप देख ले, मुश्किल रहा है। और ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में भी अफगानिस्तान को काफ़ी मुश्किलें देखनी पड़ी हैं। इन मामलों में भी रशिया अफगानिस्तान की मदद करना चाहता है। और रशिया के अलावा और भी दूतावास हैं अफगानिस्तान में, जो कि पहले से ही थे। जब अमेरिकी ट्रूप्स जब अफगानिस्तान से गए, उससे पहले भी काफ़ी सारी एम्बेसीज और ऑफिशियल्स वहाँ पे थे। चीन के ऑफिशियल्स वहाँ पे थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान के एम्बेसीज अभी भी अफगानिस्तान में हैं। पर हाँ, जैसे कि आपने बताया, रशिया पहला ऐसा देश है जिसने मान्यता दी है तालिबान सरकार को अफगानिस्तान की 2021 के बाद, जब तालिबान फॉर्मली एक गवर्नमेंट बना पाया था। लेकिन जैसिका, मैं आपसे यहाँ ये भी पूछना चाहूंगी, ये वही रूस है जिसने तालिबान को कभी आतंकी संगठन घोषित किया था। आज रूस इसे औपचारिक मान्यता दे रहा है। इस औपचारिक मान्यता के क्या पहलू हो सकते हैं? तालिबान को इससे क्या फायदा मिल सकता है? रूस को इससे फायदा क्या मिल सकता है? और जो दूसरे देश हैं उसके लिए क्या ये एक बड़ी मिसाल खड़ी हो गई है आज? आपने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि ये रशिया ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अभी अप्रैल में ही तालिबान को डीलिस्ट किया है, जिसे कहते हैं। उससे पहले तालिबान एक लिस्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था रशिया की लिस्ट में, पर अप्रैल में ये डिसीजन लिया गया उनको हटाने का। और तो जिस तरीके से संबंध अब बनाए जा रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान में करीबन $3 ट्रिलियन वर्थ रिजर्व्स हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को बार बार इन्वेड किया गया। रशिया, चाहे वो रशिया हो चाहे वो अमेरिका हो, पर इसी वजह से अफगानिस्तान को अंग्रेजी में ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। कभी भी कोई भी हुकूमत अफगानिस्तान में अपना हक नहीं जमा पाई और अंत में तालिबान की ही सरकार बनी। पर हाँ, जैसे बाकी देशों का मानना है कि तालिबान में लड़कियों की एजुकेशन को लेके, उनकी राइट्स को लेके काफ़ी कंसर्न्स हैं, क्योंकि अफगानिस्तान अब एक शरिया लॉ में शरिया लॉ गवर्नमेंट है। तो इस पर काफी चर्चा रहती है बाकी वेस्टर्न नेशंस की, कि कुछ जिस हिसाब से लड़कियों को राइट्स दी गई हैं वो काफी मुश्किलों में पड़ जाती है। चलिए, अब ये देखना होगा कि वैश्विक रुख कैसे बदलता है, समीकरण कैसे बदलते हैं और आने वाले वक्त में क्या दूसरे देश भी रूस की तर्ज पर क्या तालिबान को औपचारिक मान्यता देते हैं या नहीं। फिलहाल जैसिका, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में अब रुख कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। दक्षिण भारतीय राज्यों के बाद अब महाराष्ट्र में भाषा विवाद एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर आए दिन किसी न किसी तरह का विवाद होता रहता है। अब मराठी बनाम हिंदी विवाद सियासी रंग लेता जा रहा है और राजनीतिक हलचल भी अब तेज हो गई है। आखिरकार हुआ क्या है? एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने इस मुद्दे को और तूल दे दिया है। हुआ क्या कि 1 जुलाई को महाराष्ट्र में हिंदी विवाद के बीच मराठी नहीं बोलने पर एक व्यापारी की पिटाई का मामला सामने आया। राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के कार्यकर्ताओं पर व्यापारी की पिटाई करने का आरोप है। हुआ क्या कि 1 जुलाई को मीरा रोड के व्यापारी को मराठी ना बोलने पर थप्पड़ पे थप्पड़ मारने वाला वीडियो लगातार इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस घटना के बाद हुआ क्या है कि इस घटना के बाद अब व्यापारी संगठन जो हैं
वो आक्रोश में है। साथ ही साथ बुधवार को हम देखें तो बाजार बंद भी किए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगातार मराठी बनाम हिंदी विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, राजनीतिक रंग इसको मिलता जा रहा है और मनसे के कार्यकर्ता आखिरकार इस तरीके की